नारायण जी सीकर जिले के अध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी, नीमका थाना जी कार्यकारिणी, मैडम प्रिंसिपल, सभी उपस्थित आदरणीय समाज के सदस्य, आपके पन्नाराम जी, इंद्र जी, हमारे ड्राइवर, और जब हम 9th में पढ़ते थे तब हमको ये लोग गाइड करते थे, सभी बच्चे और उनके अभिभावक। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को और बिरसा मुंडा जी को नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। बिरसा मुंडा की भूमि में मैं रहा हूँ, वहाँ का प्रिंसिपल चीफ रहा हूँ बिहार झारखंड का। वहाँ बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में मानते हैं, उनके नाम से एयरपोर्ट है और आदिवासी किसी देवता को नहीं मानते, बिरसा मुंडा उनके लिए भगवान है। तो हमारा एक आदिवासी भाई जो 27 साल की उम्र में अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते स्वर्गवासी हो गया। तो अन्याय से लड़ना हमारा आदिवासियों के खून में है और यहाँ भी आप सब जानते हैं हम हमेशा संघर्ष की जाती रहे। यहाँ के छात्रावास की बात थोड़ी सी मैं बताऊंगा तो मैं नमन करूंगा उन हमारे पुराने लोगों को। ये छात्रावास जो आप देख रहे हो इसकी नींव डालने वाले रामनारायण जी, सरपंच जी, रेणुका जी, मालीराम जी, मेरे ताऊ जी मालाराम मीना जी रानी के और उनके 5-7 ऐसे लोग थे जिन्होंने उस टाइम में 70-80 साल पहले सोचा इस शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा और इतनी मौके पर इतनी बड़ी जमीन उन्होंने लेके रखी। उनको नमन करना चाहूँगा महाराज और मुझे बड़ी खुशी होगी कि उन सबकी भी मूर्तियाँ उनकी याददाश्त वहाँ लगी। बाद में छात्रावास बना, आप सबको मालूम होना चाहिए उसमें आप सबका हम सबका बहुत बड़ा योगदान है। काफी लोग ऐसे हैं जो ज्यादा गायन नहीं करते हैं, काम करते रहते हैं। सावंत जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, प्रहलाद जी का बहुत बड़ा योगदान था और केएल साहब और सावंत जी मेरे को बार बार फोन कर रहे थे कि साहब ज्यादा से ज्यादा अफसरों को लेके आओ। तो बात अलग है कि ट्रस्ट बनाने से सब चीज़ों पहले से मैं इन्वॉल्व था और जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन पूरी बस भर के जयपुर से ऑफिसर्स को लेके आया था मैं यहाँ। तो 5 कमरों के पैसे मैंने दिए, लेकिन हमने क्या नाम किया। अभी कुछ लोग बोल रहे थे, मैं किसी को इस मौके पे इस तरह की बात नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समाज एकजुट हो। किसी को ऊंचा नीचा करना हमारा काम नहीं, हमको काम नहीं खींचना, हमको हाथ पकड़ना है। लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा, चाहे आपकी अपनी छोटी सी आदिवासी विकास परिषद है या हॉस्पिटल हो या कोई भी चीज हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी चीज है उसको हर साल समाज के सामने रखा जाना चाहिए। ये हिसाब किताब है, जैसे इन्होंने कहा कि बैलेंस शीट होता है, कोई बात नहीं, लेकिन रखा तो सही समाज के साथ। तो इस तरह की बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी जो कहीं से इधर उधर लोग बोलते हैं। तो मेरा तो ये गुजारिश है कि इन चीज़ों को सबके सामने रखना चाहिए। और अभी एक जवान बोल रहे थे हॉस्टल में क्यों नहीं कार्यक्रम हो रहा है, ये तो हमको आपको पूछना चाहिए यहाँ जो कर रहे हैं उनको कि हॉस्टल में क्यों नहीं हो कार्यक्रम। हम तो करने वाले हैं कि हम तो आपके बुलावे पे आए हैं, तो ये भी सोचने जैसी बात है। बिल्कुल हमारे इतनी बड़ी जगह है, वहाँ ज़्यादा अच्छा होता, उसमें तो ये इसमें देखो प्रजातांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, सबके सामने रखना चाहिए, तो ये चीज़ें लंबी चलती हैं। मैं भी 15 साल से फागिल कॉलेज चला रहा हूँ और आपको गर्व होगा इस बात का कि मीणा समाज की इंडिया में सर्व समाज को पढ़ाने वाली पहली कॉलेज है।
इसमें सब समाज के 4 से 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उसमें मुझे नेतृत्व करने का भगवान की दया से मौका मिला है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने इधर कोई भी बच्चे या बच्चा ऐसा है जो अपनी फीस वगैरह देने में असमर्थ है, उसका वेलकम करूंगा मैं। वो वहाँ आए, मैं उसको फ्री में शिक्षा करूँगा। और दूसरी बात, हम लोग वहाँ सामूहिक विवाह कराते हैं और अब तक 1700 बच्चों में 850 गरीब आदिवासी बच्चों की शादियाँ हमने करवा दी हैं। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि हमारे इस एरिया में झुंझुनू, सीकर और स्वामीनाथपुर, दौसा कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ सामूहिक विवाह में शादी करना अपनी नाक कटना समझते हैं, तो बहुत बड़ी मूर्खता है। तो कर्जे में डूबना पसंद करेंगे लेकिन सामूहिक विवाह में शादी नहीं करेंगे, जबकि वहाँ 20-20 हजार 10-10 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। सब बड़े ढंग से हम शादियाँ करते हैं, सारा सामान देते हैं, खाना पीना होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं और हर जोड़े वाले को बोलते हैं 500 आदमी तक लेके होता है। तो वहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ भी कुछ प्रयास हुआ था पिछले दिनों ऐसे और की तरफ से कंबाइंड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेनू का एक भी जोड़ा नहीं है। मैंने जो रिपोर्ट ली हो, इस मानसिकता को ठीक किया जाए और बड़े लोग भी आके उसमें शादी करें। दूसरा, तो सामाजिक बुराइयों की बात कर रहे थे, चर्चा पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने की है। मैं भी ये मानता हूँ कि हर महीने मेरे पास 2-3 केस तो आते ही हैं जिसमें लड़कियों को छोड़ने का, लड़के को छोड़ने का, इस तरह का ये सिलसिला है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं समझता हूँ कि इस पे ब्रेक लगाने की जरूरत है। और उसमें दहेज तो एक कारण होता ही होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा ईगो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ज्यादा समस्या है। एक बात तो ये कि बच्चियां भी पढ़ लिख के बराबर की हकदार बन गई, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम माता पिता की होती है, तो छोटी सी बात को बात का बतंगड़ बना के उसकी गृहस्थी खराब कर देते हैं। तो हमको थोड़ा सहनशीलता बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ छोटी बड़ी बात हुई उसी को करके उनका रिश्ता टूट जाए, वहाँ हमको सोचना पड़ेगा। दादी के वोट की अभी बात कर रहे थे कुछ लोग, बहुत मीटिंगें हुई, कुछ लोगों ने, हम सुनते रहते थे चर्चा। मैं समझता हूँ कि मेरा ये सुझाव है कि उसको स्वेच्छा पे छोड़ दीजिए और ये बोलना शुरू कर दीजिए भाई जो टाले वो भी ठीक है, जो नहीं टाले वो भी ठीक है। टालेगा तो भी वेलकम है, नहीं टाले उसका भी बुरा नहीं मानेगा, लेट इट बी। तो कई जातियों में इससे छोड़ेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। अपनी इच्छा पे छोड़ दीजिए, किसी ने नहीं टाला तो बात नहीं बनाओ, क्योंकि काफी जातियां हमसे भी एडवांस में सिर्फ एक ही होकर टालते हैं, तो फिर हम क्यों ऐसा करें? तो इसलिए उसको समाज की तरफ से ये छोड़ दीजिए आप कि भाई जिसको मर्जी आए, जिसको अच्छा लगे तो टाले, और जिसको लगे कोई जरूरत नहीं है, मेरे को दिक्कत है तो नहीं भी टाले, तो हमारी तरफ से समाज की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से ये आप करेंगे तो उसका समाधान निकल जाएगा। अब बात आई शिक्षा की, तो शिक्षा मुझे कोई पूछे एक शब्द में, मैं 20 साल से ये बात कहते आया हूँ कि सभी मर्ज की दवा यदि कुछ है तो शिक्षा है। तो शिक्षा के कारण आज आप और हम यहाँ बैठे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे माता पिता को, उन्होंने अशिक्षित होते हुए मुझे पढ़ाया, खर्चा करके पढ़ाया, और कभी ये नहीं कहा कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। वो बात लगे हम शुरू से ही सामाजिक में बताया, बच्चे चले गए हैं, मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट तक फर्स्ट पोजीशन हमेशा, और 7-7 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ना, फिर फर्स्ट पोजीशन आना। और यहाँ पर रूरल नेशनल टैलेंट स्टूडेंट में 8वीं के बाद सिलेक्शन हुआ मेरा। मैं नीमका थाना में पढ़ता था, तो 10th और 11th में 4th पोजीशन थी राजस्थान में, 11th में 5th पोजीशन थी। तो कॉलेज में कॉलेज टॉपर था। और
फिर यूनिवर्सिटी में भी ST/SC का टोकर था। यही कारण था कि एक साथ MA का टिकट है 8 सर्विस का ऑफर मिला था मुझे एक साथ, तो फर्स्ट चांस में IRS में। और इंडिया में ST/SC में इनकम टैक्स में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचने वाला आपका भाई। और मोदी जी हमेशा की मेहरबानी नहीं होती, तो मैं ट्रस्ट चेयरमैन या मेंबर की था। दिल्ली हाई कोर्ट में 20 पेज तक थे आप कैसे घूमरिया के नाम से गूगल पे इतना बढ़िया जजमेंट लिखा हुआ है। और जज बोल रहा था पहले डायरेक्ट से कि ऐसे अफसरों को तुम रोकोगे तो कैसे होगा, तो मुंह छुपा लेते था। वो ST/SC को कोई नहीं चाहता है, आप में मेरिट भरी होगी कूट के तब जाके आप कहीं पहुंचोगे। जो लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे रतन जी, 30 ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए हैं, उनमें लोकसभा देश की बेटी को बना दिया बिना एग्जाम दिए, 400 डायरेक्टर बना दिए। ये 30 संस्थाओं को ऑलरेडी भेज दिया है, 3.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए और 100 संस्थाओं को और बेचने वाले हैं। तो इन चीजों के लिए भी जागृत होना पड़ेगा हमको कि इनडायरेक्टली बिना किसी हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, तो बचा और करने वाले। अभी बोल रहे थे हमारे बच्चों का हमारे लोगों का ट्रांसफर कर देते हैं, अभी जो नौजवान बोल रहे थे हमारे लोगों का इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं। मैं कहूँगा कि हमारी कमजोरी है, मैं उनको दोष नहीं देता। अरे भैया, आपको बाबा साहब ने संविधान में इतना बड़ा पावर दिया है वोट का, उसकी कीमत को पहचानो, यूनाइटेड हो और फिर उसका सही इस्तेमाल करो। किसी की हिम्मत नहीं है आपका ट्रांसफर कर देगा, हरासमेंट करेगा। गलती हमारी है, हम लोग जो है झूठी ईगो लेके और छोटे स्वार्थ के लिए इधर उधर भागते रहते हैं और बड़े हित को, बड़ी बात को भूल जाते हैं। तो आप कितने भी कोई भी पार्टी में जाओ, कितने भी संगठन बनाओ, क्योंकि समाज सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितना करोगे उतना ही कम बढ़ जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। जितने संगठन, जितने लोग काम करें, सबका स्वागत। लेकिन एक चीज याद रखो, जहाँ समाज का हित हो, जहाँ बड़ा हित हो, वहाँ सारे एक हो जाओ। वहाँ केसी घुमरिया और सारों जी बाद में बात करें। बाबा साहब ने कहा था, अभी इसमें बोला भी था इनडायरेक्टली, बाबा साहब को ये कहा गया कि आप देशद्रोही हो। बहुत लोग बोलते हैं, उन्होंने बोला कि मैं देशद्रोही हूँ, बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, लेकिन यदि मेरे हित में और देश के हित में टकराहट होगी तो मैं छोटा मान लूंगा, अपने आप को छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे समाज का हित से टकराएगा देश का हित, तो मैं समाज को महत्व दूंगा। मेरा समाज जो पिछड़ा है, अछूत है, बैकवर्ड है, वो जब तक आगे नहीं आएगा तो देश का भी भला नहीं होगा। तो समाज सबसे बड़ा होता है। ये चीज जिस दिन मीणा समाज मान लेगा, उस दिन मीणा समाज का पहले भी कोई मुकाबला नहीं था, आगे भी नहीं होगा। लेकिन मुझे 3-3.5 साल में मेरा एक्सपीरियंस ये है रिटायरमेंट के बाद में, जितनी बुराई या जितना काम खिंचाई या जितनी द्वेष, जितनी ईर्ष्या मीणा समाज में इस टाइम है, किसी समाज में नहीं है। और ये बड़ी दुख की बात है। तो इसको समझिए आप लोग, और इसका कैसे समाधान निकालना उसके बारे में सोचना शुरू करिए। और मैं तो यही कहूँगा कि इसका समाधान यही है कि यदि समाज की बात है तो वहाँ हमको चाहे नीचे बैठना पड़े, चाहे पीछे बैठना पड़े, चाहे हमको कुछ सुनना भी पड़े तो सुन लीजिए, लेकिन जिसमें बड़ा भलाई हो उसके लिए छोटी चीज़ों को जाने दीजिए, तो अपने आप सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब शिक्षा है, जितना किया जाए सब जगह हॉस्टल होने चाहिए, सब जगह स्कूल कॉलेज होने चाहिए, और अच्छी बात है, हम काफ़ी कुछ किया भी है, करते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब मैं ये जरूर कहूँगा कि हमको सर्वांगीण विकास करना है, हमको ऑलराउंडर बनना है। अभी सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलेगा, तो शिक्षा की, तकनीकी शिक्षा पे ध्यान दीजिए। सिंपल शिक्षा से कोई काम चलने वाला है नहीं, तो तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए जिससे हमको सरकारी नौकरी नहीं मिले तो अपना खुद का धंधा कर लें या कहीं भी कमा के खा लें, तो उस पर ध्यान दीजिए। और पेरेंट्स को तो मैं ये कहूँगा कि आज मुझे बड़ी खुशी हुई, बच्चे कुछ मजदूरी करने वाले हमारे भाई या जो छोटे छोटे काम करने वाले भाई, उनके बच्चे 95% और 90% मार्क्स ला रहे हैं। इस बात में कोई गर्व की बात है। और वो
बहुत ही दूर नहीं होगा कि हमारे बच्चे इस लेवल में आ जाएंगे कि हमारा भाड़ में गया रिजर्वेशन, हमको जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अभी हमारे लोग जोश जोश में बोल देते हैं छोड़ो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, ये बहुत गलत हो जाएगा। अभी भी 90% गाँव में लोग ऐसे बैठे हैं कि उनका खाने के लाले हैं या उनका मुश्किल से काम करता है, और रिजर्वेशन नहीं होगा जैसा वैसे तो वैसे ही खत्म करते जा रहे, मैंने आपको बता ही दिया, इसलिए नहीं होगा तो वो 70 साल पुरानी हालत हो जाएगी। इसलिए हमको दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है और हमारा विकास इस तरह का हो कि हम बिजनेस में भी जाएं, मीडिया में हमारे लोग नहीं वहाँ भी जाएं, राजनीति में भी जाएं, सब जगह जाएं। तो जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारी भलाई होने वाली है नहीं। रही बात आदिवासी की, जिस संगठन से सावर जी हम जुड़े हैं, ये संगठन आप लोगों को बताऊं बहुत पुराना 1967 से काम कर रहा है। तो जितने भी सुविधाएं आदिवासी हिंदुस्तान में मिली हैं तो सारी इस संगठन की देन है। आपका ट्राइबल कमीशन, आपका ट्राइबल मंत्रालय, आपका ट्राइबल मिनिस्टर, ट्राइबल वेलफेयर की जितनी चीजें हैं वो सारी इस संगठन की डिमांड से हुई है। और 93 में मुख्य प्रधानमंत्री दिल्ली में इसके कार्यक्रम में आए थे। अभी भी हमारे अध्यक्ष हैं वो 7 बार एमपी रहे हुए हैं। महासचिव हैं वो इंदिरा जी और राजीव के साथ मंत्री रहे हुए हैं। भगत सिंह उपाध्यक्ष हैं वो अभी भी मंत्री हैं। सावर जी भी वो हमारे सभापति रहे हुए हैं, अभी सलाहकार है। एक हमारे वर्मा जी हैं वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। एक से एक विद्वान लोग इस संगठन में हैं और बहुत बड़ा संगठन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग ये माने कि हमको खत्म कर देंगे या ये कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हमारे एम बड़े हैं, हम बड़े काम हाथ में लेते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो भी करें और इसमें भी जुड़े। और 9 अगस्त को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधारें। हम राज्य स्तर का कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पर, उसमें आप आएँ और जो है सब लोग वहाँ इस तरह के मेरिटोरियस जैसे सलोनी जैसे लोग हैं जिन्होंने समाज का नाम किया कोई भी क्षेत्र में, खेल हो या और कोई, उन सबको भी लेके आए, उनकी डिटेल भी हमको दें, हम उनको सम्मानित करेंगे वहाँ। तो वहाँ पर हम सर्व समाज के जो अच्छा काम करने वाले लोग उनको भी सम्मानित करते हैं, जिससे आपसी भाईचारा भी बजे बढ़े और हम खूब मंडूक नहीं बने। क्योंकि हमसे जो ज़्यादा जानता है उसके साथ बैठ